CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। अध्याय 8 पृष्ठ संख्या 137 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। तिरुकुरल। ग्रीष्मकाल की एक दोपहर में आवी और थिरव शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरव के मन में अनायास ही बर्फ व जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वो चकित होकर सोचने लगा, छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। इस पर आवी बोली, नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। आवी के विचार थिरव से अलग हैं। आप क्या सोचते हैं? वे ऐसा क्यों सोचते हैं? आवी बोलती है, हम जल को प्रशीतित्र रेफ्रिजरेटर के अंदर हिमीकरण यंत्र फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या ये बर्फ में परिवर्तित होता है। तो थिरव कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि जब जल को हिमीकरण यंत्र फ्रीजर में रखते हैं, ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, पर संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। क्या आपको लगता है कि थिरव सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? पृष्ठ संख्या 138 क्रियाकलाप 8.1 आइए अवलोकन करें। बिंदु 1 कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है। इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या इसका ये अर्थ है कि बर्फ व जल एक ही पदार्थ हैं? हाँ, बर्फ व जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती हैं। जल बहता है पर बर्फ नहीं। जल छलकता है पर बर्फ नहीं। 8.1 जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच। वर्षा काल की एक सुबह है। विद्यालय जाते समय आवी और थिरव देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिनमें जल भरा हुआ है। उस शाम जब वे मैदान में खेलने गए तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई है। क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को विलुप्त होते देखा है? ये कहाँ जाता होगा? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। थिरव सोच रहा है, मुझे लगता है कि खेल के मैदान की मिट्टी ने पानी सोख लिया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? आप जानते होंगे कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में भी जल के विलुप्त होने की व्याख्या करता है? आवी सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। थिरव सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता है। एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाएं और जांचें कि किसका कथन सही है। क्रियाकलाप 8.2 आइए जांच करें। बिंदु 1 चित्र 8.1 में दर्शाए अनुसार स्टील की एक प्लेट या थाली में एक चम्मच जल लें। बिंदु 2 जांचें कि जल प्लेट की दूसरी ओर रिसता है या नहीं। बिंदु 3 इसे नियमित अंतराल पर तब तक जांचते रहें जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या ये क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है? यदि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है तो फिर जल कहाँ गया? ये जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। जल वाष्प जल की दूसरी अवस्था है। पृष्ठ संख्या 139 आइए एक और अवलोकन के बारे में सोचें, जहां आप जानेंगे कि जल विलुप्त हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं और जल विलुप्त हो जाता है।
ये कहाँ जाता है? आइए चित्र बनाएं। जल का क्या हुआ होगा, इसके बारे में एक विस्तृत रेखा चित्र नामांकन और शीर्षक के साथ बनाएं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर चित्र 8.1 में स्टील की प्लेट पर एक चम्मच जल छिड़का हुआ है। गरम तवे पर जो जल छिड़का जाता है वो भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है। क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? गीले कपड़े, पोछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर आवी का चित्र है। क्या आप जानते हैं, वास्तव में जल वाष्प अदृश्य होती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति इसे दृश्यमान बनाती है। तो अब आप क्या सोचते हैं? गड्ढों से जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? क्या ये क भूमि में जल के रिसाव के कारण है, ख जल के वाष्पीकरण के कारण है, या ग इन दोनों के कारण है? जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं, वो विलुप्त हो जाता है। इसका क्या होता है? 8.2 एक और रहस्य। अगले दिन आवी, थिरव और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं और उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक जान पड़ता है। ये क्या है? आइए ऐसा ही क्रियाकलाप स्वयं करके पता लगाएं। क्रियाकलाप 8.3। आइए प्रयोग करें। बिंदु 1, एक कांच के गिलास में ठंडा जल लें। पृष्ठ संख्या 140। बिंदु 2, चित्र 8.2 में दिए गए चित्र के अनुसार इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालें। बिंदु 3, इसे 5 मिनट तक बिना हिलाए डुले रखें और इसका अवलोकन करें। बिंदु 4, अपने अवलोकनों और मन में उठने वाले प्रश्नों को तालिका 8.1 में अंकित करें। आप कांच के गिलास की बाहरी सतह छूकर पता लगा सकते हैं कि क्या यहाँ कोई परिवर्तन हुआ है। यहाँ आपके कई अवलोकन और प्रश्न हो सकते हैं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर चित्र 8.2 में कांच के गिलास में ठंडा जल व बर्फ के टुकड़े डाले गए हैं और कुछ मिनटों के बाद उसकी बाहरी सतह पर आई गई परिवर्तन को महसूस किया जा रहा है उंगली से। तालिका 8.1, अवलोकनों और प्रश्नों को अंकित करें। इस तालिका के 2 खंड हैं, जिनके शीर्षक हैं मेरे अवलोकन और मेरे प्रश्न। कांच के गिलास की इस अवस्था को उंगली से महसूस करने के बाद आपके अवलोकन और प्रश्न क्या-क्या हैं, दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। आवी ने अवलोकन किया कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें आ गई हैं। प्रारंभ में जल की छोटी बूंदें जमा होती हैं और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। आप उपर्युक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी करके अनुमान लगा सकते हैं। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आ गईं। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों की उपस्थिति को समझाते हुए उसके संभावित कारण बताएं। अपने मित्रों से चर्चा करें और इसके संभावित कारणों को चित्र 8.3 में लिखें। चित्र 8.3 इस पृष्ठ के निचले भाग में दिया गया है, जिसमें आवी और थिरव आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत आपको पूरी करनी है। शुरुआत आवी के विचार से हुई है, जो कह रही है, हो सकता है कि कांच के गिलास से बर्फ निकलकर पिघल गई हो। आपको क्या लगता है? दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 141। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में आवी और थिरव कांच के गिलास में सोचकर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। आवी कहती है,
मुझे लगता है कि कांच के गिलास से कुछ जल रिस गया होगा। तो थिरव कहता है, नहीं, ये रिस नहीं सकता। कांच के गिलास में जल का स्तर कम नहीं हुआ है। तो आवी कहती है, ये कम हुआ होगा, परंतु इतना भी नहीं हुआ होगा कि महसूस किया जा सके। तो थिरव कहता है, एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिख जाता है। सामान्य तापमान पर हम किसी और गिलास में जल ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। यानी इस चित्र 8.4 में दोनों आवी और थिरव संभावित कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर आपके पास भी विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के कारणों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आवी और थिरव ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की। आप इन संभावित कारणों के विषय में क्या सोचते हैं, जिनका उल्लेख चित्र 8.4 में किया गया है? उपर्युक्त तर्क पर चर्चा करते रहें और इस चर्चा में सहायता करने वाले साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालित करें। सोचें कि ऐसी जल की बूंदें आपने और कहाँ देखी हैं? आपने पौधों पर ओस की बूंदें देखी होंगी। हमें सुबह के समय ओस की बूंदें अधिक क्यों दिखाई देती हैं? जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबालकर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं, तो जल की कुछ बूंदें प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर पौधे पर ओस की बूंदें दिखाता हुआ एक शानदार चित्र है। पृष्ठ संख्या 142। जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तो जल की बूंदें बनती हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जल के संघनन की प्रक्रिया को समझने के बाद क्रियाकलाप 8.3 पर पुनः विचार करें। क्या क्रियाकलाप 8.3 में कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जमने वाला जल भी संघनन के कारण हो सकता है? आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसकी जांच करें। क्रियाकलाप 8.4। आइए मापन करें। आवी और थिरव अपने कारणों के साक्ष्य खोजने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप भी इन चरणों का पालन कर क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने आंकड़ों को तालिका 8.2 में अंकित करें। बिंदु 1, जल और बर्फ के टुकड़ों से आधा भरा हुआ कांच का गिलास लें। एक छोटी स्टील की प्लेट से इसे ढक दें और डिजिटल तराजू पर तौलें। बिंदु 2, प्रत्येक 5 मिनट पर तराजू की रीडिंग का अवलोकन कर उसे अंकित करें। बिंदु 3, 30 मिनट तक अवलोकन करने के बाद आंकड़े एकत्रित कर तालिका 8.2 में अंकित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि डिजिटल तराजू पर रखे ठंडे जल के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। क्या ये बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? तालिका 8.2 संघनन के प्रयोग में डिजिटल तराजू द्वारा द्रव्यमान मापन। समय मिनट में, जल का द्रव्यमान। इस शीर्ष समय मिनट में के नीचे समय की अलग अलग अवधियां लिखी हैं। 0, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। इन समय अवधियों पर जल का द्रव्यमान क्या होगा, उसे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। क्या आपके निष्कर्ष आपके पूर्वानुमानों से मेल खाते हैं? अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करें। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर आवी आपसे कुछ कहना चाहती है। करने के लिए कुछ और। वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र के दैनिक आर्द्रता आंकड़ों को समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े संकलित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन करें। पृष्ठ संख्या 143। वायु से जल वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं। डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई है। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा है?
क्या हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास के बाहर एकत्रित जल केवल संघनन के कारण है? नहीं, हम क्रियाकलाप 8.4 से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप ये दिखाने के लिए और क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा है? उत्तर खोजने के लिए आप क्रियाकलाप 8.4 में क्या बदलाव करेंगे? यहाँ दिए गए संशोधन के साथ क्रियाकलाप 8.4 को दोहराएं। बिंदु 4, कांच के गिलास पर जल के स्तर को एक स्थायी मार्कर या पारदर्शी टेप से चिन्हित करें। आप क्या अवलोकन करते हैं? कांच के गिलास में जल का स्तर नीचे नहीं जाता, बल्कि अतिरिक्त जल कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा है और संघनन के कारण अतिरिक्त जल एकत्रित हो रहा है। 8.3, जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं हमारे दैनिक जीवन में महसूस की जा सकती हैं। ठोस अवस्था में ये बर्फ के रूप में विद्यमान रहता है। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और अधिक गर्म करने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आइए जल की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की पहचान करने के लिए क्रियाकलाप 8.5 करते हैं। क्रियाकलाप 8.5, आइए पहचान करें। बिंदु 1, एक पात्र में बर्फ का एक टुकड़ा डालें और इसे एक दूसरे आकार के पात्र में स्थानांतरित करें। आप बर्फ के टुकड़े के आकार में क्या परिवर्तन देखते हैं? अपने अवलोकनों को तालिका 8.3 में अंकित करें। बिंदु 2, जल को एक पात्र से अलग आकार वाले दूसरे पात्र में डालें। अवलोकन करें कि बर्फ की तुलना में जल का व्यवहार कैसा है और उसे अंकित करें। क्या आपने ध्यान दिया कि जल एक पात्र से दूसरे पात्र में कैसे प्रवाहित हो जाता है? इसके आकार का क्या होता है? बिंदु 3, एक साफ सतह पर जल डालें और जांचें कि ये कैसे फैलता है। बिंदु 4, जब जल अपने जल वाष्पीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जल वाष्प कैसे प्रसारित होती है? इसकी तुलना जल के प्रसारण व्यवहार से करें। पृष्ठ संख्या 144, तालिका 8.3, जल की विभिन्न अवस्थाओं की तुलना करें। इस तालिका के 4 खंडों के शीर्षक इस प्रकार से हैं: गुण, बर्फ ठोस अवस्था, जल द्रव अवस्था और जल वाष्प गैसीय अवस्था। गुण शीर्षक के नीचे 3 अलग-अलग शब्द लिखे हैं: आकार, बहने की क्षमता और फैलने की क्षमता। बर्फ, जल और जल वाष्प के आकार, बहने की क्षमता और फैलने की क्षमता के मद्देनजर इन दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या-क्या अंतर हैं? बर्फ ठोस अवस्था अपना आकार बना कर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, जबकि जल उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ बहती और फैलती भी नहीं है। जल द्रव अवस्था में बहता है और अपना आकार बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन जल का आयतन स्थिर रहता है। क्या जल में भी फैलने का गुण होता है? हाँ, जल में आयतन स्थिर रखते हुए फैलने का गुण भी होता है। जल वाष्प गैसीय अवस्था समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। गैस निश्चित आकार धारण नहीं करती है। जल वाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहती है, यद्यपि ये हमारे लिए अदृश्य है। ये हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोछा लगाने जैसी गतिविधियों से वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु के जल वाष्प में योगदान देता है। अब आप जल की 3 अवस्थाओं से परिचित हो चुके हैं। कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोम, तेल और घी। आइए
ठोस, द्रव और गैस के कुछ और उदाहरण साझा करें। अपने आसपास जांचें और ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण खोजें। ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण पत्थर, लकड़ी और बर्तन भी हो सकते हैं। द्रव पदार्थों के अन्य उदाहरण क्या हैं जिनके विषय में आप सोच सकते हैं? यहाँ 2 उदाहरण हैं, दूध और तेल। 5 अन्य उदाहरणों के बारे में आप सोचें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध को अनुभव कर सकते हैं? ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? ऐसा इसलिए है कि स्वादिष्ट खाना पकने की सुगंध वायु के माध्यम से फैलती है और हमारी नाक तक पहुंचती है, भले ही हम रसोई घर में ना हों। पृष्ठ संख्या 145। गैसों के अन्य उदाहरण क्या हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में आप क्या कहेंगे? 8.4। हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? अब तक हम ये जान चुके हैं कि जल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में विद्यमान है। आप जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आप बर्फ को तुरंत उसकी द्रव अवस्था अर्थात जल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? यदि हमें बर्फ को जल और जल को जल वाष्प में परिवर्तित करना है, तो हमें ऊष्मा की आपूर्ति करनी होगी। यदि हमें जल को बर्फ में परिवर्तित करना है, तो क्या करना होगा? जल को ठंडे वातावरण जैसे कि हिमीकरण यंत्र, फ्रीजर में रखकर ऐसा किया जा सकता है। जल जम जाता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ बाहर निकालने पर पिघल जाती है और कतिपय जल में परिवर्तित हो जाती है। क्या आप जल के अलावा पुनः अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं? और भी जानें। वायुमंडलीय जल जनित्र AWG मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती हैं। ये कार्य वायु को ठंडा कर जल वाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। ये प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। मोमबत्ती, जो मोम से बनती है, इसका एक उदाहरण है। हम मोमबत्ती के मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदल सकते हैं? हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदल सकते हैं? हमें द्रव मोम को ठोस में बदलने के लिए उसे ठंडा करना होगा। आपने अन्य कौन से द्रव पदार्थ महसूस किए हैं या जांचे हैं जो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्या आपने शीतकाल में नारियल के तेल को ठोस अवस्था में परिवर्तित होते महसूस किया है? अतः हम ये जान सकते हैं कि पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडा करने पर अपनी अवस्था बदल लेते हैं। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को पिघलना कहते हैं। द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। आइए क्रियाकलाप 8.6 के माध्यम से जल की विभिन्न अवस्थाओं के बीच के संबंध की जांच करें। क्रियाकलाप 8.6। आइए चित्र पूरा करें। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके जल से परिवर्तित हुई विभिन्न अवस्थाओं के लिए चित्र 8.5 को क, ख, ग और 1, 2, 3, 4 के स्थान में भरें। आपकी सहायता के लिए 2 शब्द पहले से भरे गए हैं। पृष्ठ संख्या 146। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 8.5 में जल की विभिन्न अवस्थाओं का रूपांतरण किया गया है। शीर्षक है द्रव, जमना, वाष्पित होना, गैस, संघनित होना। इन सभी शीर्षों को 1 से लेकर 4 के क्रम में क, ख और ग के सही क्रम में लगाइए। 8.5 जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है? अनुभाग 8.1 में हमने वाष्पीकरण के बारे में सीखा। आइए अब इसे और अधिक जानें। अपने आसपास अवलोकन करें। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं कि जल कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा? ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर महसूस करते हैं? इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें। आपकी इस शब्द चर्चा में आपकी सहायता कर सकते हैं पंखा, कपड़े सूखना, पसीना आना।
तीव्र हवाओं वाला दिन, गर्म दिन और बरसात का एक दिन। आइए जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए क्रियाकलाप 8.7 करें। मगर उससे पहले इस बात पर विचार करें कि आपने इस क्रियाकलाप में वास्तव में क्या अच्छा किया। क्रियाकलाप 8.7, आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, एक छोटी बोतल के ढक्कन में जल लें। आप जल की जगह सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिंदु 2, एक प्लेट में छोटी बोतल के ढक्कन के समान मात्रा में ही जल लें। बोतल के ढक्कन व प्लेट में जल का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। बिंदु 3, दोनों को एक दूसरे के निकट रखें। बिंदु 4, प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह से वाष्पित होने में लगने वाले समय को तालिका 8.4 में अंकित करें। तालिका 8.4, अन्वेषण के परिणाम। इस तालिका में 2 खंड दिए गए हैं जिनके शीर्षक हैं जल का अनावृत खुला क्षेत्र और पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय। जल का अनावृत खुला क्षेत्र शीर्षक के नीचे लिखा है कम बोतल का ढक्कन अधिक प्लेट। इन दोनों ही स्थिति में जल के पूरी तरह से वाष्पित होने में लगने वाले समय को आपने दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। पृष्ठ संख्या 147। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में आवी, थिरव और उनका एक मित्र आपस में महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। आइए जानते हैं वो क्या चर्चा कर रहे हैं। थिरव कहता है, हमने कौन सी परिस्थितियां समान रखी? थिरव का मित्र पूछता है, हमने इस अन्वेषण में क्या परिवर्तन किए? तो आवी कहती है, हमने क्या मापा? आइए अन्वेषण करें। इस अन्वेषण से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यदि आप प्लेट में जल फैलाते हैं तो वो वायु के संपर्क में अधिक आता है, इसलिए इसका वाष्पीकरण तीव्र होता है। यदि उपर्युक्त क्रियाकलाप में जल के स्थान पर दूध लिया जाए तो क्या होगा? जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियां। क्रियाकलाप 8.7 से मिलता जुलता एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। इसके द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। इस क्रियाकलाप में आप क्या परिवर्तन करेंगे और क्या समान रखेंगे? तालिका 8.5 में अपने अन्वेषण के आंकड़ों को अंकित करें एवं उन पर चर्चा करें। तालिका 8.5, अन्वेषण के आंकड़े अंकित करना जहां एक स्थिति परिवर्तित होती है और एक स्थिति समान रहती है। स्थिति जो समान रखी गई, रिक्त स्थान। स्थिति जो परिवर्तित हुई, रिक्त स्थान। पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय कितना था? रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 148। जिन परिस्थितियों के बारे में आपने पता लगाया, उनके अतिरिक्त हम जल को तीव्रता से व मंद गति से कैसे वाष्पित कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप क्रियाकलाप 8.8 कर सकते हैं। क्रियाकलाप 8.8, आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, 2 समान बोतलों के ढक्कन लें। बिंदु 2, दोनों में समान मात्रा में जल भरें। बिंदु 3, एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखें, जैसा कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया है। बिंदु 4, प्रत्येक 15 मिनट के बाद दोनों ढक्कनों का अवलोकन करें। बिंदु 5, प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह से वाष्पित होने में लगने वाला समय अंकित करें। बिंदु 6, आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन दोहराएं और अपने अवलोकन अंकित करें। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 8.6 में सूर्य के प्रकाश एवं छाया में जल का वाष्पीकरण होते हुए दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 8.8 और अन्य समान अनुभवों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? बिंदु 1, छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे हुए ढक्कन से जल तीव्रता से वाष्पित हो जाता है। बिंदु 2,
प्रायः तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमी गति से? प्रायः ये देखा गया है कि तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से जल तीव्रता से वाष्पित होता है। पृष्ठ संख्या 149। इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 8.6 में सूर्य के प्रकाश एवं छाया में जल का वाष्पीकरण दर्शाया गया है, जिसके तहत पानी की बोतल के एक ढक्कन में पानी को भरकर छाया में रखा गया है और दूसरे ढक्कन को घर के बाहर धूप में रखा गया है। अब आप अवलोकन करें कि इन दोनों ढक्कनों में से किस ढक्कन का पानी या किस ढक्कन का जल जल्दी वाष्पित होगा। पृष्ठ संख्या 149। बिंदु 9। ये भी प्रायः देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के दिन पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है। अधिक आर्द्रता तो जल मंद गति से वाष्पित होता है। यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेजी से कैसे सुखा सकते हैं? क्या आप जानते हैं, बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। 8.6 शीतलन प्रभाव। आवी की मां ने पीने के पानी का जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा है। विद्यालय से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया और उसमें से जल पिया। जल पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करती है और पूछती है कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों है? मैंने जल को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं पाया। आपके विचार में इसका क्या कारण है? इसका उत्तर जानने से पहले आइए जानते हैं आवी खुद क्या सोचती है। अब मैं समझ सकती हूँ कि पंखे के नीचे बैठने से हमें ठंडक क्यों अनुभव होती है। पंखे की हवा पसीने को वाष्पित करती है और हमें ठंडा अनुभव करने में मदद करती है। जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण क्या हैं? ग्रीष्म काल में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव इसका एक अन्य उदाहरण है। जब आप अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? पॉट इन पॉट कूलर। आइए एक सरल व बिजली मुक्त गमलों से पॉट इन पॉट कूलर का मॉडल बनाकर शीतलन प्रभाव का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप 8.9 का निष्पादन करें। क्रियाकलाप 8.9। आइए एक मॉडल बनाएं। बिंदु 1, भिन्न भिन्न आकार के 2 मिट्टी के गमले लें। बिंदु 2, बड़े गमले के निचले हिस्से को रेत की एक परत से भरें। बिंदु 3, जैसा कि चित्र 8.7 में दर्शाया गया है, छोटे गमले को बड़े गमले के बीच में रखें। बिंदु 4, गमले के बीच के रिक्त स्थान में और अधिक रेत भरें। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर जो चित्र 8.7 दिया गया है, वो एक तरह से गमलों से बना पॉट एंड पॉट कूलर का उदाहरण है। इसमें सबसे पहले एक बड़े आकार के मिट्टी के गमले को जमीन पर रखते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ी रेत डालते हैं और इसके बाद इसके अंदर छोटे आकार के मिट्टी के गमले को रखते हैं। आप इस चित्र में गीली जूट की बोरी, रेत की परत, बड़ा गमला, छोटा गमला और गमले का ढक्कन भी ज्ञात कर सकते हैं। इस चित्र में एक मिट्टी के गमले में पहले रेत भरी गई है और फिर उसके बाद उससे छोटे आकार का मिट्टी का गमला उसमें रखा गया है, जो कि पॉट इन पॉट कूलर का शानदार उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 150। रेत वाले क्षेत्र में जल डालें। छोटे गमले का शीर्ष ढकने के लिए ढक्कन या गीली जूट की बोरी रखें। जब गमलों का पॉट इन पॉट कूलर तैयार हो जाए तो आप उसका चित्र भी बना सकते हैं।
गमलों के पॉट एंड पॉट कूलर को ठंडा होने के लिए 4 से 5 घंटे का समय दें। ये समय सीमा कई स्थितियों से प्रभावित हो सकती है। अवलोकन कर चर्चा करें कि किस प्रकार से गमलों के अंदर शीतलन प्रभाव पैदा होता है। कूलर में रखे फलों और साग भाजी की ताजगी की जांच के लिए उनका 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। रेत नम रखने के लिए आपको नियमित रूप से उसमें जल का छिड़काव करना होगा। इसमें साग और फलों को कितने दिनों तक ताजा रखा जा सकता है? वो कौन सी स्थितियां होंगी जो इन दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती हैं? बेहतर शीतलन के लिए हम रेत के स्थान पर और क्या प्रयोग कर सकते हैं? आप सभी इस अनोखे मिट्टी के पात्र से परिचित होंगे जिसे सुराही कहा जाता है। चित्र 8.8। ग्रीष्मकाल में सुराही का उपयोग जल ठंडा रखने के लिए किया जाता है। इस चित्र के मध्य भाग में बाईं ओर सुराही का एक चित्र है जो कि मिट्टी से बनी है। 8.7 बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं? संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कैसे होता है? जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है। एक निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों जल कणिकाएं में परिवर्तित हो जाती हैं, जो आमतौर पर धूल के कणों के आसपास बनती हैं। ये छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में उभरती हैं। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। क्या आप जानते हैं, जल वाष्प युक्त वायुमंडल पृथ्वी के आसपास हवा की पतली परत में ऊपर क्यों जाती है? जैसा कि हम जानते हैं, हल्की गैसों से भरे गुब्बारे वायु में ऊपर जाते हैं। इसी प्रकार जल वाष्प वायु से हल्की होती है, जिसके कारण ये ऊपर उठती है, आवी वर्षा का आनंद लेती है और एक कविता रचती है। आप भी इस कविता को पूरा कर अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 151। कविता इस प्रकार से है। जल की बूंदें आसमान में फिरें, सोचें धरती से कैसे मिलें। वाष्प बन वायु में घूमें, बादल बन आसमान में झूमें। पर बने बर्फ या बारिश की धार, जल कैसे निर्णय ले इस बार। कहीं गिरे तो हिम कहलाए, कहीं वर्षा की धार बन जाए। अब सोचो, समझो और करो विचार, किस पथ पर चले जल इस बार। क्रियाकलाप 8.10 बादलों के निर्माण में धूल के कणों की भूमिका को दर्शाता है। क्रियाकलाप 8.10 आइए सामूहिक क्रियाकलाप में भागीदार बने। बिंदु 1, प्रयोग में न आने वाली 1 लीटर की एक खाली बोतल लें, उसमें लगभग 1 कप जल डालें। बिंदु 2, ढक्कन कसकर बंद कर दें। अब 2 से 3 मिनट तक लगातार बोतल को जल्दी जल्दी दबाएं और छोड़ें। फिर बोतल में जल के ऊपर के स्थान का अवलोकन करें। बिंदु 3, समाचार पत्र का एक छोटा टुकड़ा जलाकर जल में मिलाएं और इस प्रक्रिया को दोहराएं। बिंदु 4, आप क्या अवलोकन करेंगे? इस स्थिति में आप बोतल में जल के ऊपर कुछ धुंधलापन बादल देखेंगे। बिंदु 6, समाचार पत्र के जलने से बहुत छोटे अदृश्य धूल के कण निकलते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। सावधान, कागज जलाते हुए सावधानी बरतें। आइए हम अपनी समझ को दर्शाने के लिए क्रियाकलाप 8.11 करें कि जल कैसे अपनी अवस्था और अपनी गति बदलता है। क्रियाकलाप 8.11 आइए प्रक्रिया समझें। बॉक्स में दिए गए शब्दों और चित्र में दर्शाए गए तीर के चिन्हों का उपयोग करके चित्र 8.9 तीरांकित कर
ये दर्शाएं कि जल कहाँ संग्रहित है, जल कैसे अपनी अवस्था बदलता है और ये कहाँ जाता है। पृष्ठ संख्या 152। बादल, झील, समुद्र, महासागर, नदी, भूजल, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, हिम। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 8.9 में जल की अवस्था एवं गति में परिवर्तन होता हुआ दर्शाया गया है। इस चित्र में सबसे पहले महासागरों से जल वाष्पित होकर ऊपर आसमान की तरफ उठता है, चूंकि गैस जल से ज्यादा हल्की होती है। फिर सूर्य की रोशनी से वही जल बादलों की शक्ल अख्तियार करता है। जल की बूंदें जब थोड़ी भारी हो जाती हैं, तो वर्षा के रूप में वापस महासागर में गिरकर पानी में मिल जाती हैं। मैंने क्या अच्छा किया! क्या मैं जल चक्र के सभी भागों को नामांकित करने में सक्षम था या थी? जल चक्र के कौन से भाग मुझे स्पष्ट नहीं थे? जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है और वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण को जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों व मनुष्यों के उपयोग के योग्य है। अधिकांश जल महासागरों में है और इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है। हम जल का उपयोग पीने के साथ साथ अन्य कई गतिविधियों के लिए भी करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जल की बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई भागों में जल की कमी हो रही है। अतः ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं। आइए हम अपने जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखें। आप प्रकृति की अमूल्य संपदा नामक अध्याय में जल और उसके संरक्षण के विषय में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पृष्ठ संख्या 153। प्रमुख शब्द: संघनन, वाष्पीकरण या वाष्पन, हिमीकरण, गैस, आर्द्रता, द्रव, पिघलना, ठोस, जल चक्र, जल वाष्प, प्रयोग करना, अन्वेषण करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, प्रश्न करना, कारण बताना, अंकित करना, जांच करना, चर्चा करना। सारांश: मुख्य बिंदु। बिंदु 1, जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। बिंदु 2, जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम संघनन कहलाता है। बिंदु 3, जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। बिंदु 4, तापन व शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदल लेता है। बिंदु 5, परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं, वे हैं संपर्क का क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि। बिंदु 6, वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। बिंदु 7, वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है, जो बादल जैसी दिखाई देती है, जो बादल का स्वरूप बनाती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओलों के रूप में गिरती हैं। पृष्ठ संख्या 154। बिंदु 8, पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। बिंदु 9, हमने वाष्पीकरण और संघनन की अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवलोकन, प्रश्न करने, संभावित कारण, प्रयोग इत्यादि की प्रक्रिया का उपयोग किया है। आइए और अधिक सीखें। 1, इनमें से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन। ख, जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का प्रक्रम। ग, छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना। या घ, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन।
2. यहाँ दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? क. रंग भरना क्रेयॉन से, पानी के रंगों से, एक्रिलिक रंगों से या पेंसिल रंगों से? ख. कागज पर लिखना पेंसिल से, बॉल पॉइंट पेन से या स्याही वाली पेन से? 3. आजकल हमें कई जगह हरे रंग के प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? 4. जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। 5. पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्म नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है? 6. प्रायः जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है जहां इसका उपयोग खाद्य के रूप में कर सकते हैं। ये विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताएं कि ऐसा क्यों है। पृष्ठ संख्या 155। 7. एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है? 8. प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है? 9. जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। इस कथन पर विचार करें। अपने विचार साझा करें। 10. धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है। आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? और भी सीखें। बिंदु 1. एक हाथ पानी से गीला करें और दूसरा सूखा छोड़ दें। दोनों हाथों के ऊपर फूंक मारें और शीतलन प्रभाव को महसूस करें। इसके कारणों का पता लगाएं। बिंदु 2. जल की विभिन्न अवस्थाओं व जल से संबंधित अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए एक खेल का निर्माण करें और खेलते हुए अंतिम छोर तक पहुंचें। जल चक्र, वाष्पीकरण और संघनन से संबंधित प्रश्नों वाले चुनौती कार्ड खेल के कुछ घटक हो सकते हैं। बिंदु 3. अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर भूमिका निर्वहन की गतिविधि के द्वारा जल चक्र के विभिन्न चरणों का अभिनय अपनी विद्यालय सभा में करें। पृष्ठ संख्या 156। टिप्पणियां। ये पृष्ठ टिप्पणियों के लिए रिक्त रखा गया है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खां, सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।